So when we talk of heritage and we talk of Indian heritage, we always say it's a varied heritage, it's a beautiful and rich heritage. एक चीज़ हम जिक्र करना भूल जाते हैं कि थोड़ी फ्रेजाइल भी है, और इसकी जिम्मेदारी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइक एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, वी हैव गिवन इट टू द यूथ ऑफ द कंट्री. अब सवाल ये है कि हेरिटेज है क्या? Is it all that has been given us over by our ancestors, or we choose to select which heritage we own and which we don't? मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर जोशी से पूछना चाहूँगी. As from the institutional point of view, to a generation that consumes culture in a very different way, how would you define heritage? सबसे पहले तो मैं, जो आपने कहा कि हेरिटेज बहुत फ्रेजाइल है, उस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ. हेरिटेज बिल्कुल फ्रेजाइल नहीं है. हमको बड़ा भ्रम होता है कि हम परंपरा की रक्षा कर रहे हैं, हम संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, हम धरोहर की रक्षा कर रहे हैं. हम बहुत बड़े भ्रम में हैं. जी. भारत में पिछले स्वतंत्रता के पहले 1000 साल से ज़्यादा की गुलामी थी. तो आपको लगा कि बड़े बड़े आतताई आए और उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को और हमारी धरोहर को नष्ट करने का प्रयास किया. नालंदा का जिस नालंदा डायलॉग में हम हैं, वहाँ पुस्तकालय जला दिए गए. पुस्तकालय जला दिए गए और कहा गया कि ये इतनी ज़्यादा आग थी कि 6 महीने तक उसकी आग बुझी नहीं. तो जिन्होंने आग लगाई थी उनको ये भ्रम था कि हम आग लगाएंगे तो शायद भारत की ज्ञान परंपरा नष्ट हो जाएगी. वो कितने बड़े भ्रम में थे, क्योंकि भारत की ज्ञान परंपरा सिर्फ किताबों में नहीं थी, वो तो हृदयंगम थी. लोग, आज सुबह भी मैंने कहा था कि हम श्रुति और स्मृति परंपरा में विश्वास रखते हैं, वो तो हृदयंगम थी. तो वो ज्ञान परंपरा तो वहाँ से आगे आती रही. वेदों का ज्ञान जो इतने वर्षों से था वो चला आता रहा. इसी तरह कि अगर आपको लगता है कि कोई इमारत तोड़ देने से, कोई मंदिर तोड़ देने से, कोई मूर्ति तोड़ देने से हमारी आस्था का नुकसान हो जाता है, तो ये नहीं होता. सबसे बड़ी बात जो भारतीय संस्कृति में है वो उसकी विशेषता को आप समझिए. और ये विश्व की किसी भी संस्कृति में नहीं होती, ये भारत की संस्कृति में होती है. हमारी संस्कृति की विशेषता है नित्य नूतन चिर पुरातन, यानी वो अपने प्राचीन तत्व को भी साथ में रखती है और समय के साथ निरंतर बदलती भी रहती है. तो जब आप कहते हैं कि यंगर जनरेशन कल्चर को अलग ढंग से इम्बाइब करती है, तो उनका एक कल्चर को देखने का, संस्कृति को देखने का एक दृष्टिकोण अलग होता है. हो सकता है कि जैसा हम देखते हैं वैसा वो न देखते हों, लेकिन वो भी अपनी तरह से संस्कृति को देख रहे हैं, जी रहे हैं और संस्कृति का पुनराविष्कार कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं. तो इसलिए जब हम धरोहर की बात करते हैं, और यही बात है जो बार बार कही जाती कि हस्ती कुछ ऐसी है कि मिटती नहीं यहाँ से, ये इसीलिए भारतीय संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत हैं हमारी धरोहर की, हमारी परंपराओं की, आस्था की, कि वो बहुत आसानी से मिटने वाली नहीं है. और दरअसल यही बात हमको हमारी नई पीढ़ी को बताना है और समझाना है. वो बात उनके ध्यान में आ जाए, समझ जाए, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में ये भ्रम लगातार दूर होते चले जाएंगे कि हम संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं. हम कोई नहीं होते संस्कृति की रक्षा करने वाली. तथ्य तो ये है कि संस्कृति हमारी रक्षा कर रही है. इतना ही मैं कहना चाहता हूँ. नहीं, आपने बहुत अच्छे से बताया. अब मैं यही सवाल शोभना जी से पूछना चाहूँगी कि आप एक ऐसी परंपरा से हैं जो सैकड़ों साल से स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं थ्रू योर परफॉर्मेंसेस. डू यू कंसिडर यू आर प्रिजर्विंग हेरिटेज और यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इट? Actually, what is heritage? What we have inherited? We inherit the mindset. और वो एक जो जीने का एक तरीका है, और एक बात करने की एक तरीका है, एक अपने आस्था को दिखाने की एक तरीका है. तो अगर हम कहते हैं, अगर मैं छोटा सा एक ये एग्ज़ाम्पल ही दे दूं कि हमें मिला है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक प्राकृत अभिलेख, जिसमें है कथका गंगाए महानदिये तटे सबो कथक भिंगार नतेनम स्तुति तीसी कायम एही राया आदि ना हो भावेनम पसे. अब कि गंगा महानदी के तट पे
सभी कथकों का श्रृंगार नृत्य। अब वो कथक है श्रृंगार नृत्य, वो किस तरह से किए होंगे वो मालूम नहीं, और लेकिन क्या कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। आज भी हम वही कर रहे हैं, वो हम भी ग्रेसफुल कर रहे हैं, वो भी उस समय कर रहे थे। उन्होंने हाथ ऐसे उठाया था कि ऐसे उठाया था। आवरण बदल सकता है लेकिन मूल जो है वो रहता है, वो आत्मा उसकी बहती चली आ रही है, वो उसकी धारा जो है वो आज तक जीवित है, बह रही है। और वही है, आवरण तो बदल, हम अपने ही जीवन में देखें, कल हम जब हम छोटे थे हमने किसी चीज़ को किसी तरह से सोचा था और उसके प्रति किसी तरह से अपने अभिव्यक्ति की। आज कल हम कुछ और करेंगे, आज हम कुछ और करेंगे, कल हम शायद अपनी पूरी ये सोचने का तरीका ही बदल दें। तो लेकिन वही एक इंसान है जो कल भूत जो था आज और कल जो भविष्य होगा, वही इंसान उसी मूल पर अलग अलग उसके विचारधारा होंगे। तो वो है कि चीज़ वही है, आवरण बदल जाता है, आपके एक्सपीरियंसेस बदल जाते, और वो जो हम इनहेरिट कर रहे हैं, वो हम इनहेरिटेंस जो कर रहे हैं, दैट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ इंक्वायरी, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, द स्पिरिट ऑफ एबल टू डायलॉग, the spirit of able to accept other opinions, the spirit of able to come together and express your own, वो आज भी उसकी धारा चली आ रही है। और ये पर्टिकुलरली परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत आपको देखने को मिलता है कि हम एक चीज़ को किस तरह से कही। तो मैं कहूँगी कि इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिट जो हमने किया है, उसके मूल क्या है, उसके वैल्यूज़, उसकी आत्मा, उसकी स्पिरिट। आवरण तो बदलते रहता है, हमारी भी शरीर का आवरण बदलता रहता है। नहीं तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचूं कि आप मानती हैं कि इवॉल्विंग डजंट मीन इरेजन। नॉट एट ऑल, वी आर इवॉल्विंग, वी आर नॉट इरेजिंग. We are actually building on something and it is transforming itself. In fact, if you read the Natya Shastra, itself is talking about it. We give you parameters. After that, it's up to you how you do it. So nothing is, being erased. But why not take in fresh air? And आपने जैसे फ्लेमेंको डांस के साथ भी नहीं तो हमने फ्लेमेंको कोलैबोरेट किया था। मैं उन्होंने वो मेरा हाथ पकड़ा था ना, मैंने उनका हाथ पकड़ा था, लेकिन हमने दोनों मिल करके एक अच्छा एक कोलाज बनाया। थैंक यू। अब नाउ आई गेट ऑन टू सिविल सर्वेंट्स एंड आई वुड लाइक देयर व्यूज ऑन दैट। अब जी नहीं, दोनों हैं आप, वो एक पर्सनालिटी आप छोड़ नहीं सकते वो आपके साथ ही है। तो आई वुड लाइक टू नो कि अब क्योंकि अब ये इस्टेब्लिश हो गया है तकरीबन कि संस्कृति, हेरिटेज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, ये नहीं, इसके अलावा भी हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं वो भी है। तो अब ये बड़ा रोमांटिसाइज कर देते हैं प्रिजर्विंग हेरिटेज को। इनफैक्ट अगर मुझे तो लगता है कि ये मेसी भी है और कई बार पॉलिटिकल भी है और अनकंफर्टेबल भी है। आप एज अ सिविल सर्वेंट एंड अ राइटर, नितेश्वर जी आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है, आपका देखने का नज़रिया कुछ फ़र्क है प्रिजर्विंग हेरिटेज को? माने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, उसमें कुछ पुराने नेबरहुड्स उखाड़े भी जाएंगे और कुछ उससे तकलीफ़ भी होगी, और वैसे भी हम लोग तो हर्ट सेंटिमेंट्स का अंबार है हमारे यहाँ। तो हाउ डू यू लुक एट इट एज अ सिविल सर्वेंट and a writer, both? देखिए, मैं कुछ नई बात जो जोशी जी ने कहा या जो मैडम ने शोभना जी ने कहा, उससे इतर कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इसकी जड़ें किसी कैपिटल में नहीं है, किसी इमारत में नहीं है, इसकी बुनियाद वहाँ तक पहुँची है जहाँ तक आप अंदाज़ लगा नहीं सकते हैं। और
तो इसलिए ये कहना कि आप किसी चीज़ को मिटा देंगे, वो मिटाना, हस्ती इतनी आसानी से मिटती नहीं है, वो लोगों के जहन में, दिमाग में बैठती जाती है। मैं चूँकि राइटर हूँ, लिखता हूँ, गाता हूँ, तो मैं अपनी भाषा उसी रूप में आपको सुनाऊंगा और कुछ चीज़ें आपको सुनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो हिंदी की लेखनी है वो इतनी रिच रही है कि आज भी उसमें थोड़े थोड़े शब्द बदल दिए जाएं तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा कोई इस पर भाषण दूंगा तो उससे बेहतर है कि मुझसे जानने वाले लोग जोशी जी हैं, शोभना मैडम हैं, तो मैं तो अपनी बात कविता से ही कहूँगा। और आपको लगे कि हमने आपके किसी पुराने कवि को याद करते हुए कुछ नई बातें कही हैं तो ज़रूर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और आपके अंदर अगर जोश भरे तो याद करिएगा कि बिहार की मिट्टी से वो कवि था। कहते हैं कि रहो शांत नहीं जब छिड़े समर, रहो शांत नहीं जब छिड़े समर, आंखों में भर लो रक्त लहर। रहो शांत नहीं जब छिड़े समर, आंखों में भर लो रक्त लहर। बाधाएं होती नहीं अमर, मानव तांडव जब करे प्रखर। इस जीवन के अंगारों पर, इस जीवन के अंगारों पर खुले बिजली जैसे तारों पर, शब्द देखिए हमने सब बदला है आज की तारीख में। इस जीवन के अंगारों पर खुले बिजली जैसे तारों पर, क्या हुआ जो धूमिल किरणें हैं, चट्टान से अब तो भिड़ने हैं। होना हताश बाधाओं से, कंटक कांटे चर्चाओं से। तू खुद मशाल का द्योतक है, इतिहास मानव का रोचक है। रहो शांत नहीं जब छिड़े समर, आंखों में भर लो रक्त लहर। बाधाएं होती नहीं अमर, मानव तांडव जब करे प्रखर। आपको मुझे लगता है किसी पुराने कवि की याद आ रही होगी। जी हाँ, हाँ जी हाँ। आगे कहते हैं कि ले बांध हौसला गठरी में। आप जो कह रही थी ना कि हेरिटेज, तो ये गठरी, ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती हैं। ले बांध हौसला गठरी में, उत्साह जिगर की पटरी में। ले बांध हौसला गठरी में, उत्साह जिगर की पटरी में। ईश्वर की कृति तू मानव है, डरते तुझसे तो दानव है। ले बांध हौसला गठरी में, उत्साह जिगर की पटरी में। ईश्वर की कृति तू मानव है, डरते तुझसे तो दानव है। तेरे पीछे होंगे हजार, प्रेरित होंगे कई पंथ प्रकार। बाधाएं फिर तो पिघल पिघल भागेंगी, बिल से निकल निकल। बाधाएं फिर तो पिघल पिघल भागेंगी, बिल से निकल निकल। फिर जीत का परचम लहरेगा, फिर कहाँ अंधेरा ठहरेगा। हम गीत जीत के गाएंगे, चोटी पर धुनी रमाएंगे। रहो शांत नहीं जब छिड़े समर, आंखों में भर लो रक्त लहर। बाधाएं होती नहीं अमर, मानव तांडव जब करे प्रखर। और आखिरी स्टांजा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ताली बजाइएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आगे आइए, देखिए कुछ शब्द हमने कहीं आपकी स्मृति से पुराने जो कृतियां हैं उससे जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो थोड़ी सी आपको याद दिलाएगी और फिर मैं आगे शब्द दूसरे डालूंगा आज के। मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, तम छठे सुबह ले आता है। मानव जब जोर लगाता है, तम छठे सुबह ले आता है। आशाएं और उम्मीद पकड़, और फिर जोश को मेहनत से तू रगड़। फिर फिजा महर हो जाएगी, फिर फिजा महर हो जाएगी। तेरे सेहरा पंख लगाएगी, तेरी होगी फिर जय जयकार। सर झुके होंगे कोटि हजार, जो साथ छोड़ के भागे थे और नींद से जो न जागे थे। जो साथ छोड़ के भागे थे और नींद से जो न जागे थे। नतमस्तक होंगे चरणों में, मानव महिमा उद्धरणों में। रहो शांत नहीं जब छिड़े समर, आंखों में भर लो रक्त लहर। बाधाएं होती नहीं अमर, मानव तांडव जब करे प्रखर। तो आपने देखा होगा कि मैंने इसमें आपकी बहुत सी स्मृतियाँ, जो लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं या बहुत सारी लिटरेचर पढ़ते हैं तो वो शब्द वहाँ से आते हैं, बट शब्द आज के देश काल समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। मैंने बिजली के तारों का इस्तेमाल किया, चूँकि अब जो आपको उपमा देनी है या प्रत्यय लगाना है तो आज के दौर की चीज़ें होनी चाहिए, तो आप कोई चीज़ मिटा नहीं सकते हैं। थैंक यू। अब मुकुल कुमार जी से अब मेरा काम है कॉन्ट्रडिक्ट करना, तो मुझे करना पड़ेगा, सॉरी, विद ड्यू अपॉलॉजीज।
मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एक जब हम कहते हैं कि हेरिटेज इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिग मॉन्यूमेंट्स, इट्स इन एलीज में, सड़कों पे कोने में चाय की टपरी है, वहाँ पे 10 लोग खड़े होते हैं, बच्चे बात करते हैं, वो भी हमारे हेरिटेज का हिस्सा है. सो कुछ ऐसा हटाते हुए एज अ सिविल सर्वेंट जब आप प्लान करते हैं, पॉलिसी डिसाइड करते हैं, अब ग्रोइंग इकोनॉमी में दिस इज असेंशियल, बट डज दैट मेक यू लुक एट इट एज अ डिफरेंट इन अ डिफरेंट वे कि आप हेरिटेज को दूसरी तरह से देख रहे हैं? अभी भी जैसे काफ़ी कुछ दिल्ली में बदल रहा है, और दिल्ली जैसा शहर जो 7 दफ़ा बना, 7 दफ़ा, अब आप चूज़ करते हैं बिकॉज यू कैन डिसाइड कि कौन सी हेरिटेज आप रखेंगे, कौन सी नहीं रखेंगे. तो एज सिविल सर्वेंट आपके क्या विचार हैं इस पे? At the outset, let me extend my heartfelt thanks to Ganga ji and Nalanda Literature Festival who invited me here and gave me this opportunity to connect with the literature lovers. Coming to your question, like we have been talking about heritage and how to preserve it and how to propagate, and I fully echo the views of Joshi sir who says that we are under the illusion that we are trying to protect heritage. Heritage is defined by 2 broad characteristics. I'm just, crafting a background before coming to your specific question. It has like 2 very definite characteristics define heritage. One is the endurance. It has endured over time, and timelessness. In spite of the momentary, in spite of the momentary eclipse, you can say, how it has been ravaged by time and history. As for example, we gave the example of destruction of Nalanda. Likewise, many monuments, many temples have been destroyed over time during history. But ultimately, you see how they have been able to bounce back. Even we are celebrating ruins, Hampi ruins. We are trying to amplify, we are trying to preserve the memory, historical memory. So heritage has got the endurance, and of course, I will not completely demolish this endeavor to preserve it, because preservation also you have to study at 2 levels, understand at 2 levels. One is the material and the physical preservation. Of course, we are trying to safeguard our heritage. And second is to amplify the spirit behind that particular heritage. So having just put up this background, coming to your question, of course, heritage is not only about sustaining, about propagating the existing, our monuments, art, music, dance form, which has survived over time, but coming to your question now, unearthing and discovering what has been surviving, but ultimately they have not been able to come into the limelight. Like street food, and now we are living in a world that is completely powered by technology. We are getting the advantage of the digital platforms. So how we are propagating the street food of Delhi, how we are propagating the street food of Calcutta, that Park Street and and the new market where that tea wala is now known to the world, and how a particular vendor lying in a very lying in a very neglected, ignominious corner of some place crafting such delicious food, and how we have started knowing that. So not only we are preserving heritage, we are creating also heritage that has been there, but of course that they have not been able to come into the limelight. We are amplifying that also. So, and coming to civil servant, of course, I am in Ministry of Railways, I haven't got the opportunity to take very concrete decision on what heritage to be preserved. But this is my fair understanding that it is high time we are living in such a world where we have got the huge advantage of unearthing, propagating the knowledge, the new knowledge that that is being discovered. So that is how it is. नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया. अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं. इनफैक्ट नालंदा फेस्टिवल में हम बैठे हुए हैं. नालंदा में भी आई थिंक लिटिल परसेंटेज इज ओनली अनकवर्ड. अभी बहुत कुछ है जो अनकवर होना है और पता चलना है. और अभी भी दिल्ली में भी कहाँ से क्या निकले. एक मैं एग्जाम्पल इसमें ऐड करना चाहूँगा. इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्जाम्पल. लाइक माओरी इज़ ए लैंग्वेज इन न्यूजीलैंड.
And it was almost, I think it was almost a dying language. It was on the brink of extinction. And youngsters have taken that mantle, and how they have, using the digital platforms, using the social media, using the podcast, how Maori language has been reinvented. They have been able to preserve it. So I fully agree that I will not demolish that thought of preserving certain culture, certain languages, certain customs which have survived over time, but they are facing extinction, and how our technology is helping us. And youth, we are talking about how youth is the custodian of culture. Youngsters, they have taken, they are the real leaders, because they are in constant dialogue with our heritage. It is a dialogue between tradition and modernity. So, but there is your sense of responsibility also has to be exhibited by the youth at large, because while you are trying to make it more and more accessible, then you have to keep a very close eye on authenticity also, how to preserve the soul, how to preserve the spirit. So that is how it. अब हमारा क्योंकि टॉपिक है यूथ के बारे में, यूथ इनोवेशन और यूथ एज अ कस्टोडियन, आर वी गिविंग देम इनफ पावर टू डू दैट? आप तो इंस्टीट्यूशन से डील करते हैं, या एक वो हमारे बिहार में तो बड़ी मीठी ज़बान है, एक वेस्टर्न यूपी में एक है कहावत कि कोठी कुठले के हाथ मत लगाना, घर द्वार तेरा। तो माने आर वी डूइंग द सेम कि यूथ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दो दे रहे हैं? क्योंकि तमाम डिसीजंस जो लिए जाते हैं प्रिजर्वेशन के, they come from the top by the experts, which is very important. You need architects, you need historians to do that. जैसे आपने बोला कि सही लोग होने चाहिए जो प्रिजर्व कर रहे हैं. But how are we involving youth into it? जोशी जी चूँकि छोटे शहर बड़े शहर रायपुर में वाइस चांसलर भी रहे हैं और अभी भी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन संभाल रहे हैं, तो हाउ आर यू इन्वॉल्विंग यूथ इनटू द प्रिजर्विंग हेरिटेज? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी कि हमने हमारे युवाओं को सही ढंग से उस तरफ ओरिएंट नहीं किया था, उस तरफ बताया नहीं था। चाहे हेरिटेज एजुकेशन हो, चाहे कल्चर हो, चाहे कल्चर के अलग अलग आस्पेक्ट हो, उसको पढ़ाने, उसको सिखाने, उसको बताने के लिए हमें बच्चों को ओरिएंट करना चाहिए था। वो हमने तब किया नहीं। अभी तो इसके पिछले वाले सेशन में एक विषय आया था कि हमें कॉलोनियल माइंडसेट से निकलना है। अभी आपने देखा होगा कि 2020 में हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाई है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि हम हमारी उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आएँ। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीयता पर आधारित हमारी एक शिक्षा पद्धति हम दे रहे हैं, जिसमें हम संस्कृति के पढ़ाई का भी बराबरी से समावेश कर रहे हैं। इसलिए हमने पूरे एजुकेशन सिस्टम को डीकम्पार्टमेंटलाइज किया है, और डीकम्पार्टमेंटलाइज करने से कम युवाओं के बीच में नए नए एवेन्यूज़ के बारे में जागृति होना, ये सबसे बड़ी बात है। अब शायद उन्हें इस बात की खुशी भी है, उन्हें अवसर भी है कि एक बच्चा जो मेडिसिन पढ़ रहा है उसके साथ वो क्लासिकल डांस भी सीख सकता है, या कोई बच्चा जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है वो उसके साथ पेंटिंग भी सीख सकता है। एक समय ऐसा भी आएगा जब हम और भी माइंडसेट में जाएंगे, शायद ऐसा होगा। मैं अक्सर इस उदाहरण को देता हूँ, यहाँ भी दूंगा, शोभना जी जैसी विदुषी बैठी हैं उनके सामने इस उदाहरण को दे रहा हूँ। अभी भी हमारे बच्चों को परिचय कराने का तरीका ये है कि ये मेरी बिटिया है, ये MBBS कर रही है, और बाय द वे ये भरतनाट्यम भी सीख रही है। तरीका सही क्या होना चाहिए कि ये मेरी बिटिया है, भरतनाट्यम सीख रही है, और बाय द वे ये MBBS भी कर रही है। अगर हमारा संस्कृति को देखने का नज़रिया ये हो जाता है तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि आप एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आप लगातार एजुकेशन को लेकर और अवेयरनेस को लेकर लगातार चीज़ें बढ़ रही हैं। एक और बात जो अभी आप इनसे पूछ रहे थे तो मैं मतलब बड़ा प्रेरित सा हो गया कि मैं उस बात को कहूँ। देखिए, बच्चे वही हैं, उनका प्रेम करने का तरीका वही है। क्या आप कह सकते हैं कि आपका बेटा या बेटी आपसे वैसा प्रेम नहीं करता जैसा आप अपने माता पिता से करते थे? ऐसा नहीं है। उनका हो सकता है प्रेम को अभिव्यक्त करने का तरीका बदल गया है। हो सकता है कि मैं अपने माता पिता के बिल्कुल झुककर पैर छूता था, मेरा बेटा मेरे घुटने तक भी नहीं आता, हाय वाय भी कर देता है, लेकिन उसके हाय में भी वो प्रेम है। ये हमारी संस्कृति की जड़ें हैं, इसको आपको समझना होगा।
भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक कविता है, अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि आपने एक कविता पढ़ दी तो मैं बड़ा टेम्प्ट टाइप का हो गया। मैं अपनी भी पढ़ दूंगा अगर ये हमारी बिल्कुल पढ़िए। अभी मैं मैं ऐसे समय में जब सब कुछ टूट रहा है और सड़ रहा है, मेरा विश्वास बढ़ रहा है, प्रसन्न मन, अविचल निष्ठा और परिपूर्ण विनय में। समय में शक्ति नहीं है मुझे तोड़ने की, अगर गलती न करूं मैं ही, प्रसन्नता, निष्ठा और विनय छोड़ने की। और होकर क्षण से त्रस्त हटा न लूं दूर क्षितिज से अपनी आँखें, पूरे साहस के साथ उड़ने के बदले सिकोड़ न लूं अपनी पाँखें। समय में शक्ति नहीं है मुझे तोड़ने की। इस बात को ध्यान रखें। बहुत। अब नीतीश्वर जी से मैं पूछूंगी, चूंकि अब डीकोलोनाइजेशन की बात हो गई, तो अब एक ऐसे दौर में जब अंग्रेजी ज़्यादा बोली जा रही है, दिस इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज वे एवरीबॉडी, और उसके बगैर गुजारा भी नहीं होगा, तो हाउ डू यू थिंक कि हमारी जो रीजनल ज़बानें हैं, दे आर बीइंग साइडलाइंड, हिंदी को भी वो जगह भी नहीं मिली जो वो डिज़र्व करती है, और हमारी तमाम तेलुगु, तमिल, उड़िया जो भी हैं, तो डू यू थिंक ट्रांसलेशन कैन हेल्प प्रिजर्व इट, या यू बिलीव कि वो कुछ समथिंग वुड बी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन? आप तो खुद हिंदी में काफ़ी लिखते हैं, बड़ा खूबसूरत लिखते हैं। देखिए मैडम, मैं अल्टीमेटली फिर गाने पे ही आऊँगा, लेकिन पहले उससे पहले मैं अपनी कुछ बात कहता हूँ। खुसरो साहब इसी देश में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है एटा पटियाले, वहाँ पैदा हुए थे। ये बहुत कम लोगों को पता है। तो सब लोग समझते होंगे खुसरो साहब कहीं बाहर से आए थे। उनके पिताजी आए थे। हाँ जी हाँ। तो मैं खुसरो साहब की कुछ चीज़ें सुनाऊंगा, फिर आज के दौर में हमने उसको कैसे बदला है ये बिना गाए सुनाऊंगा, और फिर आपको एक किशोर कुमार का गाना जो आज के दौर में मैंने लिखा है फिर से दोबारा, वो सुनाऊंगा। जो सूफ़ी कॉम्पोजिशन लिखी थी खुसरो साहब ने, खुसरो साहब बड़े टैलेंटेड आदमी थे, क्या क्या पता नहीं ईजाद किया उन्होंने। तो और उनके गानों को फिर गुलजार साहब ने, एक फिल्म आई थी गुलामी, उनके 2 लाइनों को इस्तेमाल किया था, जिहाल मिस्किन मगुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, ये खुसरो साहब ने लिखा। जी हाँ। और उसके बाद गुलजार साहब कहते हैं कि सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। मिजाज यही देखिए, मैं शब्द बदलता हूँ, चूँकि आपने कहा ना कि बच्चों, आज के जो बच्चे हैं उनको कैसे, मैं सिर्फ एक लाइन इस्तेमाल करूँगा खुसरो साहब का, और उसके बाद फिर अपनी बात कहता हूँ कि न जाओ दिल को हवाएं देकर, न जाओ दिल को हवाएं देकर, घटाएं सावन बरस रही हैं। न जाओ दिल को हवाएं देकर, घटाएं सावन बरस रही हैं, जिहाल मिस्किन मगुन तगाफुल बराए नैना सुना रही है। ये सबको समझ में आएगा। तीसरी लाइन भले किसी को समझ आए ना है, ये बात साहिर साहब ने एक बार, साहिर लुधियानवी साहब ने कही थी कि जब 3-4 लाइन के गाने लिखो तो उसमें एक लाइन अगर बहुत कठिन भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग समझ लेंगे। हाँ, अब इसमें आगे के शब्द देखिए, कहते हैं कि सुनाई देती हैं तेरी यादें, मैंने शब्द सारे बदल दिए हैं, आज के दौर के शब्द हैं। कहते हैं कि सुनाई देती हैं तेरी यादें मेरे मोहब्बत के शहर में, सुनाई देती हैं तेरी यादें मेरे मोहब्बत के शहर में, हमारे घर तुम सुबह कर दो, हवाएं दीपक बुझा रही हैं, न जाओ दिल को हवाएं देकर, घटाएं सावन बरस रही हैं, जिहाल मिस्किन मगुन तगाफुल बराए नैना सुना रहे। दुराए नैना खुसरो साहब कहते थे, मैं कहता हूँ कि बराए नैना सुना रही। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, अपने आप को समझती हूँ कि आपकी साइट पहले देख के आई थी, और ये मैं समझ गई थी, तो वो जो एक लाइन मुश्किल वाली है वो भी समझ गई। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब लौटते हैं। अब एक सेकंड में जरा मुकुल जी से नहीं, अभी रुकिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था, गंगा जी नहीं मना करते मैं कंटिन्यू करूंगी। आई एम एंजॉयिंग द कन्वर्सेशन। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जो लोग फिल्मों के लिए लिखते हैं वो साहित्यकार नहीं होते हैं, और इस पर बहुत डिबेट है, मैं बहुत देर तक इस पर घंटों बोल सकता हूँ। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं जिसका जवाब नहीं है। उसमें से एक गाना मैं आनंद बख्शी साहब का, आनंद बख्शी साहब को जितनी शोहरत मिलनी चाहिए उतनी शोहरत मिली नहीं, तो उनका एक गाना है
सिर्फ 2 लाइन उनके इस्तेमाल करूंगा और बाकी शब्द आज के दौर में मैं आपको सुना दूँ, वो गा के सुनाऊंगा आपको। ये फिल्म थी कटी पतंग, 1970 की फिल्म है। आप समझ गए हों कि मैं किस गाने की बात करता हूँ। कहते हैं कि प्यार दीवाना होता है, थोड़ा इको दे दीजिए, इको दे दीजिए। हाँ तब, हाँ जी हाँ, इको दे दीजिए इसमें। हेलो हेलो, थोड़ा और दे दो, हाँ बस। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। अब शब्द देखिए, मैं बदलता हूँ। उम्र जब हो उफानों में लड़ो लगन से, अगर कोई आस बंधाए जुड़ो कसम से। उम्र जब हो उफानों में लड़ो लगन से, अगर कोई आस बंधाए जुड़ो कसम से। चांदनी को एक दिन तो ढल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। माफ कीजिएगा, मैं अगले क्वेश्चन के बाद बाकी गाना सुनूंगी। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खूबसूरत आप गाते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, और प्लीज़ क्लैप फॉर हिम। बट आई एम सॉरी, मेरा जॉब है, आई हैव टू डू दैट, आप समझ सकते हैं। ये मेरा एक क्वेश्चन मुकुल जी से है। इन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, अंग्रेज़ी में लिखी है, एंड आई होप उसका हिंदी ट्रांसलेशन ज़रूर है। आप 6 और भी हैं, बट मैं 7वीं किताब का जिक्र करूँगी। द बुक इज़ विमेन इन द वूम्ब ऑफ टाइम, हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन है रिलेटेड टू विमेन, और इसकी शुरुआत बड़ी खूबसूरत इन्होंने लिखी है। दिस जर्नी टू लाइट अप एंशिएंट इंडियन फेमिनिज्म इज़ नॉट सो मच अबाउट लुकिंग बैक एज इट अबाउट revamping our present and realizing a more equitable future। बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है और होना भी चाहिए, एंड आई होप इट वाज लाइट इस पे आपने बहुत पहले डाली थी, पर तारीफ़ तो आपने बहुत सुनी होगी इस किताब की, आई एम श्योर वाइडली एक्लेम्ड है। मैं ज़रा सी शिकायत करना चाह रही हूँ। आपने सावित्री का जिक्र किया, आपने गार्गी, मैत्री, बहुत सारे कैरेक्टर्स का जिनका होना चाहिए, और वी आर सो प्राउड ऑफ देम। जब सावित्री का आपने जिक्र किया, और हमारे यहाँ उसको अक्सर सती सावित्री बोलते हैं, जो राइटली डिज़र्व्ड है, पर मुझे लगता है कि सावित्री विदुषी भी थी। उन्होंने अपने दिमाग से, इंटेलेक्ट से यमराज को हराया था, और अपनी बहादुरी से शी स्टूड, जैसे आपने भी मेंशन किया कि बहादुरी से वो मृत्यु के सामने खड़ी हो गई थी। तो अगर हम विदुषी सावित्री बोलें, तो मुझे लगता है यंगर जनरेशन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यूथ, सती विदुषी सावित्री बोलें, सो डोंट यू थिंक द मॉडर्न वुमेन वुड बी मोर रिलेटेबल उस कॉन्टेक्स्ट में? सावित्री, अगर आपने पढ़ी है? मैंने थोड़ी पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ पाई क्योंकि नहीं, तो अब आप सावित्री पर जो मेरा डिस्कोर्स है उस पर आप उसको रिविजिट करिए। जी, मैंने सब शुरुआत ही यहीं से की है कि सावित्री ने जो यम से ये सत्यवान को मृत्यु के जबड़े से छीना, जी जी, तो वो अपने प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ हर इंटेलेक्ट, वो विद्वता, वो मैंने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है किताब में मैंने वो डायलॉग भी दिया है, यम और सावित्री के बीच का जो संवाद है वो भी मैंने दिया है, जो मैंने शुरुआती ये सावित्री को विदुषी के रूप में उनको मैंने लोगों के सामने पेश किया है। दूसरा, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव था, इट वाज माय ओन लीप ऑफ इमेजिनेशन व्हाइल आई वाज डीलिंग एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर ऑफ सावित्री, कि सावित्री को हम लोग वहीं तक छोड़ देते हैं कि वो हाउ शी वाज वेरी पायस एंड हाउ शी वाज वेरी लर्नड। एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट तो शी वाज सच अ परफेक्ट कॉकटेल ऑफ knowledge, wisdom, and at the same time piety। और बहादुर कितनी, मतलब यमराज के सामने कोई औरत
वो मैं नहीं मान रही कि वो 6 फीट 6.5 फीट की होंगी जी। इंडियन she outwits यमराज। जी एग्जैक्टली She outwits यमराज। वो मुझे बिल्कुल डायलॉग मुझे याद है, 3 डायलॉग्स मैंने दिए हैं जिसमें वो यमराज को आउटविट कर देती है। दैट इज द टर्म, दैट इज द टर्म टू एक्सप्लेन दैट। बट आई हैव नाउ एक्सट्रापोलेटेड, जब मैं उसको एक्सप्लोर करने लगा तो आई विल टेल यू, सावित्री इमर्जेस टू बी perhaps one of the most pioneering characters whom we can project in order to amplify modern Indian feminism. Exactly, क्योंकि वो exactly. अपने father-in-law और उसके in-laws का that state was completely wrested from him. He was lying absolutely, all defeated in a corner. How she was able to reclaim that state for her father-in-law. मैंने वहाँ सावित्री को end किया है कि वो she can be projected as a matriarch of the entire family. So बहुत thrilling था सावित्री का जी, exploration. जी. I am so happy that you have given me this opportunity to completely, go back into that नहीं, ये writing मैं process. लिख के लेके आई थी क्योंकि ये सवाल मुझे जरूर पूछना था, जी। क्योंकि मुझे लगा था कि ये किताब बहुत सही वक्त पर, बल्कि पहले भी आ जानी चाहिए थी। और मैं आपको बता दूं, और वी सा- कैन ऑल क्लैप फॉर मुकुल कुमार जी फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटीफुल। और एक चीज बताओ, सावित्री को जो मैट्रियार्क के रूप में मैं देखने लगा तो इट केम फ्रॉम विद इन, and I was so happy कि here is a new perspective that I am trying to bring into, and that was my basic, when I explored ancient literature, it is not only that I am trying to discover, I am trying to unearth, and I am trying to, present that before the readers. Unless and until you marry your sensibility with with those historical facts and come out with something novel, I think that is the only way to, I think, कनेक्ट विद द यंगर जनरेशन। और एंशिएंट यहाँ पर वो हेरिटेज से भी कनेक्ट हो गया। जी एग्जैक्टली, दैट इज लिटरेचर इज द दैट पार्ट इज ऑफ व्हाई हेरिटेज। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स निकाल के मैं लाया हूँ जो कि आप कह सकती हैं कि हाउ आई हैव लाइक, एंड इट इज, हिस्ट्री इज एन अनफिनिश्ड टास्क। जी, इट इज एन एवर इवॉल्विंग डिसिप्लिन। एब्सोल्युटली तो हिस्ट्री का पावर ऐसा है, तो आई एम लाइंग हम्बल्ड बाय द पावर ऑफ हिस्ट्री, हाउ इट कैन चेंज नैरेटिव, हाउ इट कैन शिफ्ट द डिस्कोर्स, एंड हाउ इट हैज द पावर टू इवन अल्टर द ट्रूथ। जी 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 प्लीज 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 जोशी जी। जो नैरेटिव की बात आई तो मुझे ध्यान आ गया, जो हमारा नया संसद भवन बना है उसका आर्ट वर्क करने का जिम्मा हम लोगों को मिला था और हमने वहाँ काम किए। तो वहाँ पर 3 सेरेमोनियल एंट्रेंसेस हैं। एक है ज्ञान मकर द्वार, द्वार। एक ज्ञान द्वार, एक कर्म द्वार और एक शक्ति द्वार। तो जो ज्ञान द्वार है उसमें हम लोगों ने बहुत विचार मंथन किया कि हम भारत की ज्ञान परंपरा के कौन से 2 प्रतीक बनाएं। 18 फीट बाई 18 फीट के 3.5 4 टन के म्यूरल्स हैं, ब्रास म्यूरल्स जो हमने बनाए हैं। आपको कभी मौका लगे तो आप ज़रूर देखिएगा। तो भारत की ज्ञान परंपरा को दिखाने के लिए जो चित्र हमने वहाँ प्रदर्शित किया है वो गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद का दृश्य है। हाँ, बहुत और आप समझते हैं कि हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान परंपरा सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं थी। गार्गी वो एक साधारण परिवार में रहने वाली ऐसी एक महिला विदुषी थी जिसने याज्ञवल्क्य के उस विजय रथ को रोक के उनको चैलेंज किया था। और इसलिए हमने वो ज्ञान के प्रतीक के रूप में ज्ञान द्वार पे गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद को रखा है। सामने ऑफ कोर्स हमने नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर रखा है कि नालंदा ये हमारी भारत की ज्ञान परंपरा का प्रतीक है। सिर्फ इसलिए मैं बता रहा था कि प्रतीकों में जैसे आपने कहा कैसे बात की जा सकती है। थैंक यू जी। आपने पढ़ा है, वो मैंने पढ़ा है, वो मैंने पढ़ा है। अब अगेन मेरा जॉब है सवाल पूछना, और जोशी जी माफ़ी के साथ आपसे पूछना आपको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए शोभना जी से पूछना चाहूँगी। शोभना जी, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने भुला दिया है। मसलन 1857 में कुछ तवाइफों का रोल था लड़ाई हिंदुस्तानियों की तरफ से लड़ने के लिए, उनका हम जिक्र नहीं करते। और मसलन एक महाभारत में कितना एम्पावरमेंट वाली बात है कि आदमियों को उनकी माँओं के नाम से जाना जाता था। मसलन कुंती पुत्र, गांधारी नंदन, जो भी थे सब ऐसे ही जाने जाते थे। पर विदुर की माँ का नाम क्यों नहीं पता? ये सुमन केशरी जी ने उस पर किताब पोएम भी लिखी है। विदुर की माँ का नाम हम क्यों नहीं जानते? बल्कि मुझे लगता है कि विदुर एक ऐसा कैरेक्टर थे महाभारत में जो सबसे ज़्यादा फॉल्टलेस थे।
बाकी हर कैरेक्टर में, पर उनकी माँ का नाम क्यों नहीं लिया जाता? विदुर को दासी पुत्र कह दिया जाता है, तो कहीं हमको शिकायत तो होनी चाहिए। हेरिटेज को वी लाइक इट, वी रेवर इट, हमारे लिए अल्टीमेट है वो, बट कहीं कुछ कमी है तो उसकी जिक्र होना चाहिए। देखिए, ये हमेशा एक इस पर मैं सबसे पहले ये इस आपके प्रश्न को मैं बाद में उठाती हूँ। जी, पहले मैं जोशी जी ने एक कमेंट दिया था, उन्हीं की पुष्टि मैं कर रही हूँ। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, सभी लोग, कि अगर मैं कृष्ण का नाम लेती हूँ तो सबसे पहले क्या इमेज आपके 1 2 3 जंप जी, बांसुरी, बांसुरी, 1 2 3 जंप, बांसुरी, ओके। और कोई और? गॉड एंड बांसुरी, ठीक है। राधा, ओके, या अच्छा। लेकिन इन्होंने जब कहा हम सभी का एकेडमिक और वो सत्ता वाला बोला था, वो भी तो सत्ताधारी थे, जी, वो भी द्वारकाधीश थे, जी, लेकिन कभी किसी ने पहले तो सबसे पहले आपने आर्टिस्ट का रूप लिया, वो आपने कलाकार के रूप में उनको देखा, फिर आपने भगवान के रूप में या फिलोसोफर के रूप में, और किसी ने उनको सत्ताधारी के रूप में नहीं देखा। तो ये जो है वो एक सोचने का तरीका है, तो मैं उन्हीं की पुष्टि कर रही हूँ। गंगा जी, 1 घंटा और मिल सकता है क्या हमें? क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है और इतने सारे सवाल हैं। जी अच्छा, और जो दूसरा कि विदुर की माँ का नाम क्यों नहीं है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो भी है, जिसने भी लिखा हो, इट वॉज अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो कि हम श्रुति और स्मृति में करके हम आते हैं। माओ का नाम लिखा बोला जा रहा था, हाँ, बट वाई ओनली विदुर का नाम नहीं? आप उस पर एक किताब हमारी भी आ रही है, वो मैंने ट्रांसक्राइब किया है, लेकिन हम लोग कालिदास कहते हैं। तो कालिदास के सभी तो अब उनकी बेवकूफ़ी के बारे में भी मशहूर है। तो क्या आदमी 10 वर्ष के अंतर्गत क्या एकदम बेवकूफ़ से एकदम संस्कृत का महान पंडित हो सकता है? तो कहीं ना कहीं वो उसके पीछे उनकी पत्नी विद्योत्तमा कहाँ? जी बिल्कुल। और पूरी, और फिर उसकी जितनी भी आप रचनाएं उनकी देखिए और सूक्ष्मता से और बारीकी से देखिए, तो जो पत्नी का एक महिला का देखने का एक वो एस्पेक्ट, और डिस्क्रिप्शंस में भी वो महिला का हाथ है। और अब वो किताब आ रही, वो तो ऑफ कोर्स डिबेटेबल हो जाएगी, लेकिन क्यों हो रहा है? वो भी 4वीं शताब्दी में लिखी गई थी, तो उसका मतलब कि पेट्रियार्कलिज्म, जो पेट्रियार्की सोसाइटी उभर के आ रही थी कहीं ना कहीं। तो हमें इस पर सोचना है, और हम लोग आज उलट रहे हैं उसको, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और मैं फिर से कहती हूँ, गंगा जी को और उनकी क्या खूबसूरत पत्नी आलिया जी को, ये जोड़ी बहुत जुग जुग जियो। कि आपने नालंदा डायलॉग के ज़रिए आप बहुत ही अहम सवाल और मुद्दों पर बातचीत हो रही है, चर्चा कर रहे हैं। और द स्पिरिट ऑफ नालंदा, मैं कहूँगी द स्पिरिट ऑफ नालंदा, उसको आप वापस इस डिस्कशंस में और हमारे जो एक सोचने के तरीके में वापस आप ला रहे हैं। मैं आपको बधाई देती हूँ, आप दोनों को बधाई देती हूँ। और वहीं से, क्योंकि वो नालंदा जो आज मॉन्यूमेंट के रूप, वो मॉन्यूमेंट नहीं है रूप है, जो सभी जोशी जी ने पहले कहा कि एक वो it's something, the ideas that we have to take, it's a mindset, you know, that कि जो हमको आगे ले जाना है, and that we have to. Now, another aspect, कि tradition and जब इन लोग बात ही कर रहे हैं कविताओं के ऊपर, तो फिर एक रस के ऊपर है कि एहसास है। ये मैंने अभी लिखा था कुछ दिन पहले, तो चश्मा तो लगा लूँ, नहीं तो उसके बगैर कि रस कोई शब्द नहीं, रस कोई शब्द नहीं, मन की धीमी आँच है,
जो छू ले तो साधारण भी एक नई परिभाषा वाह है। वाह वाह। हंसी में छिपा आंसू, आंसू में छिपी मुस्कान, यही तो रस है जहां हर भाव बनता पहचान। शब्द जब थम जाए और नैन बोलने लगे, शब्द जब थम जाए और नैन बोलने लगे, वही जन्म लेता रस जहां हम खुद को भूलने लगे। वाह 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 वाह। यह केवल अनुभूति नहीं, यह केवल अनुभूति नहीं, आत्मा की भाषा है। रस वही जो भीतर से बाहर तक एक एहसास है। वाह वाह वाह। एक एहसास है, एक एहसास है। अब एक सवाल जो बहुत ज़रूरी है आज के सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, और मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा ही कर लें और इसमें कुछ कविता भी नहीं सुना पाएंगे, उस वो है नहीं, सवाल ऐसा है कि जिसमें कविता नहीं सुनाई जा पाएगी। नहीं, मुझे बहुत पसंद है, मैं कविता से ही शुरू करती हूँ कि नहीं, अभी आपकी बारी आएगी, माइक आपके हाथ में होगा, आप जरूर करिएगा। जब आप हेरिटेज की बात करें और हम लोग द्रौपदी की बात कर रहे हैं, जी, द्रौपदी और कृष्णा का जो रिलेशन था वो इतना एम्पावरिंग रिलेशन था, और इतना पता, आज के दौर में फिल्म बनती हैं तो उसमें वो कहते हैं एक लड़का और लड़की क्या दोस्त हो सकते हैं, दिस इज दीज डेज। एंड कृष्णा और द्रौपदी का रिलेशनशिप कितना खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। पर मुझे जरा एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना है, गंगा जी नहीं तो नाराज हो जाएंगे, और वो सवाल ये है कि क्या, अब मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ, कि क्या कालिदास को 30 सेकंड की रील में पढ़ा जा सकता है? Will that make it impact? I want to talk about the digital era, कि how digital era is impacting. Is it a good thing or bad thing? और आपके कॉन्टेक्स्ट में भी क्या 30 मिनट की रील में आप कोई कहानी सुना पाएंगी? आपके तो प्रमोशन तो हो सकते हैं किताब के, पर किताब का जिस्ट नहीं हो सकता ना। तो मैं जोशी जी से शुरू करती हूँ, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन से बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं, ये जो सवाल आपने पूछा है उसमें तो एक पूरा का पूरा सत्र हो सकता है, बल्कि पूरा का पूरा एक फेस्टिवल उस पर हो सकता है कि हम उस पर बात करें। क्योंकि ये भी है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी रचनात्मकता को ख़त्म कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सब लोगों को सोचना चाहिए धीरे धीरे। लेकिन आपके सवाल पर आ जाता हूँ, और आपके सवाल पर आने के लिए मैं आपको सिर्फ एक बताना चाहता हूँ कि इन दिनों इन जनरल अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। हो क्या रहा है, मैं मीडिया से हूँ, राखी सामने बैठी हैं, और कोई उम्र की बात नहीं, लेकिन आज से कुछ समय पहले जब आप टेलीविज़न पर कोई न्यूज़ की क्लिपिंग दिखाते थे तो 40 to 50 सेकेंड्स की न्यूज़ क्लिपिंग आती थी और कहते थे कि ये इसमें समाचार आ जाएगा। उसके बाद वो दौर घट के जो है वो 20 से 30 मिनट रह गया, फिर 15 सेकेंड्स रह गया, फिर 12 सेकेंड्स रह गया। आज आप देख लिए कि आपको जो रील भी दिखाते हैं उस रील में भी आपको प्रोमो दिखाना पड़ता है। आप समझिए कि हमारा आपका सबका जो अटेंशन स्पैन है वो 2 से 3 सेकंड रह गया। ये बच्चों की बात नहीं, ये सबकी परेशानियां हैं। और अगर 2 सेकंड 3 सेकंड में वो रील आपको होल्ड नहीं करती तो आप उसको टक से आगे कर देते हैं, टक से आगे कर देते हैं। एक समय में आधे घंटे के समाचार होते थे, आज 2 सेकंड में 360 समाचार दिखाते हैं, और फिर भी लगता है कि अरे क्या हो गया, इतना समय खाली क्यों हो गया। मेरा कहने का मतलब है ये बदलते दौर में हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस बहाने कुछ चीज़ तो उनके पास जा रही है, जो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था उससे कुछ चीज़ तो जा रही है। कम से कम कालिदास के बारे में अगर वो 4 सेकंड में 5 सेकंड में कोई कौतूहल जगा पाते हैं तो वो बच्चा खुद आके देखेगा, खुद आके जाएगा, खुद आके उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेगा। आप लिटरेचर फेस्टिवल में भीड़ देखिए, क्यों इतने लिटरेचर फेस्टिवल की बाढ़ आ रही है, क्यों लगातार लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं? कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्या गंगा जी? धंधे का फायदे का सौदा तो नहीं है ना, तो फिर क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों में इच्छा हो रही है। बुक फेयर्स में क्यों लगातार भीड़ बढ़ रही है? लोग जानना चाहते हैं, और ये जानने की जो उत्सुकता है, जो उत्कंठा है, वो अगर जगाने का काम कहीं हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी कर रही है तो बहुत कर रही है। हाँ,
ये जो बात है कि इससे हमारी रचनात्मकता को कितना नुकसान हो रहा है, उसके बारे में आप जब कभी दूसरा सत्र करेंगी तो ज़रूर बताओगे। जी नहीं, मैं एक बात ऐड कर दूं कि वो इंस्टाग्राम पे लाल किले की रील देख के फिर लाल किले के सामने जाके सेल्फी लेते हैं। अब उनके पास कोई तरीका ऐसा होना चाहिए कि जब तक आधा घंटा पढ़ नहीं लेंगे तब तक आपको अलाउड नहीं होगा, तब शायद कुछ हो सके। अब एक एक मिनट में अगर ख़त्म कर सकें, चूँकि बिल्कुल गंगा जी मेरे को बार बार इशारा कर रहे हैं कि अब इट्स ओवर, तो आप अगर वाइंड अप करना चाहें तो तीनों लोग एक एक मिनट में। मैं इसमें एक केवल जी, ऐड जी, करना जी। चाहूँगा बिल्कुल। जी, जी, लास्ट में जो जोशी सर द वे ही हैज कंक्लूडेड जी। हिज टेक ऑन हाउ दिस whether we can really amplify, we can propagate Kalidas through a reel जी। that lasts hardly for a few seconds. इसमें मैं एक पूरी तरह से सहमत हूँ. What it can really do is to stimulate your curiosity and propel you on the journey through Kalidas. जी. Many a time you feel कि you just come across a reel and your curiosity is aroused. आपकी प्यास जागृत हो जाती है, जिज्ञासा जागृत हो जाती है, and then you feel like exploring it in details also. So I think that is a very positive function. Of course, there are pluses and minuses. I think वो artificial intelligence and creativity, जी. that is altogether a different domain to be explored. But of course, this is the positive function that really technology can serve here. Yeah. हाँ नीतीश्वर जी नहीं, टाइम एक्चुअली एक ही मिनट दे रहे हैं, वो आप एंड में करिए या पहले वो जो है सर आप मैडम बोल लीजिए तो मैं ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि मेरी जो रस्सी है वो उनकी गंगा जी के हाथ में है। Artificial intelligence. Artificial is a good tool. You have to use it intelligently. छुरा भी जब बना था, नाइफ बना था, जी, तो वो जी, भी अगर आप इंटेलिजेंट, तो वो सब्जी भी काटता है, जी, आपके जी, लिए जी। काम भी करता है। लेकिन अगर आप उसको अनइंटेलिजेंटली कीजिए और वो उसको आप किसी का खून भी कर सकते हैं। जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड नॉट ओन अस. We should not become slaves of artificial intelligence. Creativity अपनी होती है, उसमें वो sympathy और sensitivity जो है वो अलग चीज़ होती है. Number one. Number two, कि when we want to engage the youth, we have to talk in their language. And you have to talk in their language. और जब मैं अभी अगर एज अ क्लासिकल डांसर अगर मैं वही लेकर के पकड़ लूँ तो शायद कहेंगे कि अरे भाई आप क्या कर रहे हैं. वही द्रौपदी अगर मैं उनको एनवायरनमेंट के रूप में देखूं और कहूँ कि आप और हम दुशासन हैं, आज के दुशासन हैं, तो वो सबसे पहले ऐसे हो जाएंगे कि मैं आपने अपने आप को क्यों दुशासन का, आप तो महिला हैं, लेकिन हम हैं क्योंकि हम एनवायरनमेंट की तरह. तो दुशासन बस करो, दुशासन बस करो, धरती का चीर हरण मत करो. दुशासन बस करो, धरती का चीर हरण मत करो, फिर द्वापर को दोहराने का दुस्साहस मत करो. दुशासन बस करो, बस करो, अच्छा है बस करो. मैं विलेन नहीं बनी हूँ, वो उन्होंने आके पहले ही हिंट दे दिया. आप जी. एक वाक्य आपके दिमाग में डाल के जा रहा हूँ, बाकी कविता तो नितेश्वर जी सुनाएंगे और बहुत अच्छी ही सुनाएंगे. ये दुनिया दो तरह के लोगों में बंटती जा रही है. आप थोड़ा देखिए, दो तरह के लोगों में बंटती जा रही है. एक वो जो रील बना रहे हैं और दूसरे जो रील देख रहे हैं. वाह, आपको ये बचना आपने बहुत जबरदस्त बात करी. जी. थोड़ा वो इको दे दीजिए, इको दे दीजिए. जी हाँ. तो नीरज जी हमारे देश में ऐसे कवि थे जो फिल्मों में भी लिखे और मंच पे भी उन्होंने कहा. उनका एक बड़ा फेमस गीत है शर्मिली में. मैं आपको अभी सिर्फ उनके 2 ओपनिंग लाइंस में यूज कर रहा हूँ, बाकी शब्द हमारे हैं. और उसमें कहते हैं, आँखों के गीत में प्रेम का राग है, छुप रहा चांद है, तू जो बेदाग है. आँखों के गीत में प्रेम का राग है, छुप रहा चांद है, तू जो बेदाग है. तेरे जिस्मो जान में जिंदगी गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ,
खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ। वाह 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 वाह। तो अब कंक्लूजन में आई विल से कि हमारी संस्कृति हेरिटेज बिल्कुल सेफ है, ये आपको इस डिस्कशन से समझ आ गया होगा। और ये भी कि सिर्फ यूथ नहीं, हम जो नॉट सो यंग हैं हम भी उतने ही बड़े कस्टोडियंस हैं, और आप लोग भी सब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू सो मच पैनलिस्ट, और क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैंने आपको बीच में काट दिया हो।